न्यूज़ 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में सबसे पहले खबर शाहजहांपुर से, जहां पर नशा तस्कर गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए की चरस गांजा की खेप बरामद की। सरगना समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को यह कामयाबी मिली है। पुलिस ने शातिर, सरगना, दिनेश जायसवाल समेत 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 2 किलो 800 ग्राम चरस, 8 किलो गांजा, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, गाड़ी और 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार सरगना बाराबंकी का रहने वाला है, जो शाहजहांपुर ही नहीं बल्कि हरदोई, बरेली, पीलीभीत और लखनऊ तक बड़े पैमाने पर चरस और गांजे की सप्लाई करता था। पुलिस मामले में आगे की तफ्तीश में जुटी है। सरगना दिनेश जायसवाल के ऊपर गैंगस्टर हत्या के तहत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इन सभी को थाना सदर बाजार के हाईवे की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया। उधर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है। बैठक में शामिल होने के लिए राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंच चुके हैं। आज सुबह वो राम मंदिर की नींव का निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद जन्मभूमि परिसर में 10:30 से 1 बजे तक नींव के रॉ मटेरियल को लेकर चर्चा होगी। अगले दिन यानी कि 14 जून को सुबह 9:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक राम जन्मभूमि परिसर में ही दूसरे दिन की बैठक होने वाली है। इसके लिए दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सर्किट हाउस में भी बैठक होगी। बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ ही L&T और टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। भव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया है। ट्रस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अकेले मंदिर निर्माण के लिए देश भर में जो शुरू किया गया था समर्पण निधि अभियान, उसमें राम भक्तों ने लगभग 700 करोड़ रुपए की धनराशि समर्पित की है। इस राशि में से ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या ब्रांच में 500 करोड़ रुपए की FD करवाई है। धर्म नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर निर्माण के लिए भक्तों ने दिल खोलकर दान भी किया है। ट्रस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अकेले मंदिर निर्माण के लिए देश भर में शुरू किए गए समर्पण निधि अभियान में ही राम भक्तों ने लगभग 700 करोड़ रुपए की धनराशि दान की है। और इस भारी भरकम राशि में से ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अयोध्या ब्रांच में 500 करोड़ रुपए की FD भी करा दी है। देश भर में 15 जनवरी से 27 फरवरी 2021 तक राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान चलाया गया था। खास बात यह है कि देश भर में कई स्थानों पर मुस्लिमों ने भी निधि समर्पण अभियान में भाग लिया था और दान किया था। और अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नजर भारत से बाहर रह रहे विदेशी दानदाताओं पर है। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिल्ली स्थित मुख्य ब्रांच पर भी एक खाता खोल दिया है। इस खाते के संचालन का दायित्व 3 लोगों को सौंपा गया है। जो लोगों का दिया हुआ पैसा है, तो उसमें से मात्र 500 करोड़ की FD करा दी, जिससे कि हमको उसका इंटरेस्ट मिलने लगे। पैसा करंट अकाउंट में पड़ा रहता है, उससे मुझको कोई आयत नहीं होती है। तो FD तो 500 करोड़ कराई है। हमारे ट्रस्टियों को चाहिए कि और भी करा दें, जिससे हमारी ब्याज की आमदनी तो आए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज अयोध्या में होगी। 13 और 14 जून को समिति की बैठक दोपहर 3 बजे से सर्किट हाउस फैजाबाद में होगी। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा 12 जून की देर शाम ही अयोध्या पहुंच गए थे। नृपेंद्र मिश्रा 2 दिन तक अयोध्या में रहकर मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा के साथ साथ भावी योजनाओं पर मंथन भी करेंगे। लेकिन सबके बीच दान किए गए चेक को भी ट्रस्ट तेजी से क्लियर करा रहा है, ताकि टोटल दान की राशि का अंदाजा लगाया जा सके। चेकिंग कलेक्शन पड़ी हुई है, वो भी क्लियर हो रही है और अभी उसमें पूर्ण उसका हिसाब बनने में पूरा ये महीना आपका जून का लग जाएगा। तब तक जून के बाद हो सकता है हम क्लियर कर पाए कि हमारे पास क्या है। निधि समर्पण अभियान के दरमियान राम भक्तों के द्वारा दिए गए दान की रकम में से 500 करोड़ रुपए की तो FD SBI अयोध्या के ब्रांच में करा दी गई।
लेकिन ट्रस्ट का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट फिक्स किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिल सके और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमेश गोस्वामी की रिपोर्ट। उधर जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कोविड से जुड़ी दवा, वैक्सीन और एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर घटाने पर मुहर लगी। केंद्र सरकार ने इन सभी जरूरी चीजों पर लगने वाले जीएसटी कर की अलग अलग दरों को जरूरत के हिसाब से घटाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कोविड टीके पर 5% जीएसटी को कायम रखने पर सहमति बनी। साथ ही एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28% से घटाकर 12% किया गया है, जबकि रेमडेसिविर पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% करने पर सहमति बनी। टोलिसिमिन की अगर बात करें, टोसिलिमैब, इस पर कोई कर नहीं लगेगा, जो ब्लैक फंगस की दवा है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने की मंजूरी दी है। Third item, which is the ambulances, the GOM had recommended at 28 because it has a different connotation to the automobile sector. But even then, because it's for a limited period and because it's a very enduring asset for the hospitals, even with depreciating value, nevertheless, we thought even ambulances should be brought down. So the GOM's recommendation of 28 for the ambulance has been brought down to 12%. चलिए, ये बात तो कोरोना की हुई। अब बात कर लेते हैं राजनीतिक हलचल की, जो हर तरफ देखने को मिल रही है, खासकर उन राज्यों में जहां पर 2022 में इलेक्शन होने हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अब हर दल ने कसरत तेज कर दी है। बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने मथुरा में एक बड़ी बैठक बुलाई। सुनील बंसल ने इस दौरान बीएसपी सरकार में मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय से भी मुलाकात की है। बैठक के बाद से ही रामवीर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने की अब अटकलें तेज हो गई हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की कसरत तेज होने लगी है। इसी कड़ी में मथुरा में बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक की। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे। इस दौरान कई विधायकों ने भी सुनील बंसल से मुलाकात की और 2022 के चुनाव के रोड मैप पर चर्चा हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बीएसपी सरकार में मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय और सुनील बंसल की मुलाकात रही। काफी देर तक दोनों नेताओं की बैठक हुई, जिसके बाद रामवीर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को और हवा मिली। हालांकि इस मसले पर अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय ने दावा किया है कि सुनील बंसल ने उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आशीर्वाद दिया है। पार्टी की मीटिंग थी तो हम आए थे यहाँ पर और बंसल जी से मिले और काफी चर्चाएं हुई सब विषयों को लेकर के, और उन्हें आश्वस्त किया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का आशीर्वाद हमें दे रहे हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं। सीमा उपाध्याय के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज है। और उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ऐसा नहीं है कि बीएसपी शांत है, बीएसपी ने भी तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अगुवाई में लखनऊ में पार्टी की अहम बैठक हुई और इस दौरान सीनियर नेताओं के साथ ही बैठक में मायावती ने 2022 के रोड मैप पर चर्चा की और तमाम पदाधिकारियों से जनता के बीच जाकर लगातार काम करते रहने को कहा। मायावती ने साफ किया कि बीएसपी हमेशा समाज के हर तबके के कल्याण की बात करती है, लिहाजा इस बात पर हमेशा इस नीति पर आगे ही बढ़ना है। मायावती ने यह भी कहा कि पार्टी को अपने कैडर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, ना कि ऐसे नेताओं पर जो अपने हित साधने के लिए पाला बदलते रहते हैं। इसके अलावा मायावती ने आने वाले दिनों में बैठकें जारी रखने के निर्देश दिए और जमीनी स्तर पर कैडर को मजबूत करने की बात कही। और अक्सर विवादित बयान देकर सियासी विवाद खड़ा करने वाले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह अपने एक ऑडियो को लेकर अब विवाद में है, जिसमें वो आर्टिकल 370 देश के सबसे संवेदनशील विषय पर विवादित बात कह रहे हैं। अपने विवादित बयानों के लिए आए दिन चर्चा में रहने वाले दिग्विजय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें वो एक पाकिस्तानी पत्रकार से क्लब हाउस ऐप पर चर्चा के दौरान कथित तौर पर कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो जम्मू कश्मीर में लागू धारा 370 पर फिर से पुनर्विचार करेगी।
democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. मुंबई हमला और पुलवामा हमले के दौरान अपने बयानों से पार्टी को मुसीबत में डालने वाले दिग्विजय सिंह के इस लीक ऑडियो से देश की सियासत में हंगामा मच गया है। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले दिग्विजय के इस ऑडियो पर कांग्रेस पार्टी ने बचाव करने के बजाय उन्हें 6 अगस्त 2019 को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में जम्मू कश्मीर पर पारित प्रस्ताव की याद दिलाई कि जम्मू कश्मीर की स्थिति पर एक रेजोल्यूशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 6 अगस्त 2019 की है। मैं आपको फिर से प्रेषित किए देता हूं, पहले तो आपने देखी ही थी। कांग्रेस का स्टैंड, पार्टी का स्टैंड इस रेजोल्यूशन में है, और मैं तमाम वरिष्ठ नेताओं से भी यह अपील करूंगा, यह निवेदन करूंगा कि उसी स्टैंड को देखें, सीडब्ल्यूसी की रेजोल्यूशन को देखें। कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने दिग्विजय सिंह का बचाव नहीं किया। ऐसे में सियासी बवाल बढ़ता देख दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके ऑडियो पर सफाई दी। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने कहा कि अनपढ़ लोगों की जमात को शैल और कंसिडर में फर्क शायद समझ नहीं आता है। दिग्विजय सिंह चाहे जितनी सफाई दे, लेकिन धारा 370 पर उनका जो ऑडियो सामने आया है उससे आने वाले दिनों में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। फिलहाल पार्टी के रुख से ऐसा लगता नहीं है कि शीर्ष नेतृत्व उनके बचाव में उतरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फतेहपुर की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने जिला अस्पताल में पीएम केयर फंड से 200 एलपीएम ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का उद्घाटन किया है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि इस ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण प्रधानमंत्री केयर फंड से किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट में लग रही मशीन पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और 200 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन का उत्पादन यहां पर हो सकेगा। पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है। ये पिछले 2020 फरवरी में पैसा वहाँ से आया था। पता चला कि मशीन नहीं लग पाई थी, क्योंकि पाइपलाइन बिक चुकी थी। इसको तुरंत पहल करके माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार अपने हर्षवर्धन जी से और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह बात करके तत्काल उसको लगवाया। हमारा उद्देश्य है कि हमारे फतेहपुर में कैसी भी परिस्थिति आए, ऑक्सीजन का अभाव न हो। इधर बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के गैंग पर एक बार फिर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने अतीक अहमद गैंग के सदस्य माजिद की 30 बिस्वा जमीन कुर्क की है। पूरा मुफ्ती थाना पुलिस ने मरियाडी में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। कुर्क की गई जमीन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए 25 लाख रुपए बताई जा रही है। डीएम के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें, इससे पहले माजिद की जमीन को पुलिस ने कुर्क किया था। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर खाकी को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक दारोगा ने दारू के नशे में 2 स्थानीय लोगों को अपनी कार से टक्कर मार दी। दारोगा की कार की टक्कर लगने से दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनमें से एक को बेहद ही गंभीर स्थिति में बताया जा रहा है। घायलों को सीएचसी कमलागंज से जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया। आरोपी दारोगा का नाम विजय कुमार है, जिसे जांच के बाद तुरंत ही सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि टक्कर लगने के बाद दारोगा ने कार लेकर भागने की भी कोशिश की, लेकिन शांति गेस्ट हाउस के पास दारोगा की कार को स्थानीय लोगों ने घेर लिया। फिलहाल दारोगा को हिरासत में ले लिया गया है। 2 घायल आए थे, उसमें एक की जो है सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, गंभीर स्थिति में था, गैस्ट्रिक में था,
उसको तत्काल रेफर कर दिया है। दूसरा जो था उसके हाथ में चोट लगी थी, सस्पेक्टेड फ्रैक्चर था, उसको भी रेफर कर दिया गया था लोहिया के। थाना कमालगंज पर नियुक्त उप निरीक्षक विनय कुमार के द्वारा आज शाम को 8 बजे शराब के नशे में लापरवाही से अपनी स्विफ्ट डिजायर को चलाते हुए वहीं के कमालगंज के रहने वाले अंकुर गुप्ता का एक्सीडेंट किया गया है, जिसके संबंध में उनका मेडिकल भी करवाया गया, जिसमें शराब की पुष्टि हुई है, जिसमें तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए दरोगा विनय कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। और अब खबर चंदौली से, जहां पर इलिया थाना क्षेत्र के खरौजा गांव में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। आरोप है कि वर्तमान प्रधान ने जमीनी विवाद के बहाने चुनावी रंजिश निकालने की कोशिश की। बताया जा रहा कि विवाद के बीच ग्राम प्रधान ने कुछ अपने लोगों के साथ पीड़ित के घर पर हमला बोल दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों का पहले शहाबगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। बाद में डॉक्टरों ने दो की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया। मामला खरौजा गांव का है। पीड़ित सुदामा पासवान का कहना है कि इनका परिवार पुश्तैनी जमीन में सैकड़ों सालों से मड़ई लगाकर रहता है। बरसात के मौसम को देखते हुए सुदामा का परिवार पुरानी हो चुकी अपनी मड़ई की मरम्मत करा रहा था। ग्राम प्रधान ने इसी मड़ई का विरोध किया और दोनों पक्ष में कहासुनी हो गई और इतना विवाद बढ़ा कि दबंग प्रधान ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष के ऊपर हमला बोल दिया। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हमारे मना के लिए जानते, ये तीनों लोग हमारे घर में घिसराए के लगन मार रहे हैं। घर में घुस के सिकड़ी मंगलसूत्र बूढ़ दादी जो 100 बरिस गई उनके खिसराए के लगना।